हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में। कनाडा इसलिए आज विषय के तौर पर हम लोग पिक कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में अभी हाल ही में संसदीय चुनाव हुआ था और इस चुनाव में मार्क कार्ने ने प्रधानमंत्री के तौर पर जीत हासिल की है, यानी कि ये अब प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस कंटेक्स्ट में आज की इस चर्चा में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बीते 2-3 वर्षों से भारत और कनाडा के बीच राजनैतिक और राजनयिक संबंधों में बहुत बड़े लेवल पर तनाव की स्थिति देखी जा रही थी, क्या इस संसदीय निर्वाचन के बाद और मार्क कार्ने के नए प्रधानमंत्री का पद धारण करने के बाद भारत और कनाडा के बीच के संबंध में कोई राहत की स्थिति दिख सकती है, या फिर इसको लेकर के क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं भारत और कनाडा के बीच संबंध को लेकर के देखी जा सकती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज की चर्चा में बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक वेरी मच इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में लंबे समय से संपर्क और संबंध रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के आज तक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक में अलग अलग स्तरों पर हम लोगों ने देखा हुआ है कि भारत और कनाडा के बीच का जो संबंध है वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में या फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कनाडा में जिस तरीके से गतिविधियां हुई उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु नहीं है, बशर्ते हम लोग ये केवल जान लें कि कामागाटा-मारू प्रकरण जो रहा 1914-15 के समय में वो कनाडा से ही जुड़ा हुआ था। आप में से कई सारे विद्यार्थी यदि आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर इस वाकये से आप लोग रूबरू हुए होंगे। बहरहाल यहाँ पर वापस हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। सामने आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये कनाडा के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। मार्क कार्ने ने इस पद पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की है और इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने इन्हें शुभकामना भी दी है और ये भी कहा है कि हम चाहेंगे कि कनाडा और भारत के बीच आने वाले समय में जो संबंध है वो और बेहतर बने। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच के संबंध के बारे में तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। सिद्धांत दरअसल ये है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी XYZ देश के कॉन्टेक्स्ट में उसकी विदेश नीति को देखते हैं, समझते हैं, तो फिर कई बार जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके आधार पर उसकी विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इस बात को कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि XYZ पर्सन यदि सरकार में आए या XYZ पर्सन सरकार से जाए, उसके हिसाब से कई बार उस पार्टिकुलर देश के साथ किसी भी दूसरे देश की विदेश नीति का निर्धारण पॉजिटिव या निगेटिव तौर पर देखने को मिलता है। और इसकी बानगी यहां पर हम लोग कनाडा के साथ संबंध के स्तर पर देख रहे हैं, जबकि जो भारत और कनाडा के बीच के तनाव की स्थिति लंबे समय से देखी जाती रही, अब उस संबंध में एक नयापन आने की संभावना दिख रही है। क्या कुछ नयापन आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर सामने आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से कनाडा में लंबे समय से जो खालिस्तानी समर्थन को एक उभार दिया जा रहा था, उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था, उसको लेकर के भारत और भारत सरकार के द्वारा कई बार आपत्तियां भी दर्ज की गई थी। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये सारी जो कंसर्न्स है, ये सारी जो चिंताएं हैं, यहाँ पर भी हमें समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान करें, तो आपका स्वागत है दोस्तों इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो चुकी है
30 अप्रैल तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। 29,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कवर किया जा रहा है। इसके जरिए आप अपनी तैयारी और शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं जो वस्तु स्थिति रही भारत और कनाडा के बीच के संबंध के बारे में, उसे समझना जानना जरूरी है। भारत और कनाडा के बीच के संबंध के स्तर पर यदि हम बातचीत करें तो कनाडा के साथ में मानकर चलें कि 2020 से लेकर के 2023 और 24 तक की जो स्थितियां रहीं वो बहुत अधिक निगेटिविटी के साथ दिखती रहीं। बहुत अधिक जो एक तनाव की स्थिति है इन 3-4 वर्षों में अपने आप में बड़े पैमाने पर देखी गई। और जानते हो इसके पीछे की एक बड़ी वजह कनाडा की अपनी राजनीतिक गतिविधि रही। कारण क्या है? कारण दरअसल ये है कि कनाडा में जिस समय कि जस्टिन ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत थे, जस्टिन ट्रूडो के माध्यम से कोशिश ये की गई थी कि वो वहां पर अपनी सत्ता बेहतर तरीके से चला सके। और सत्ता तभी आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं जबकि आपके पास में बहुमत हो, मेजॉरिटी हो। इनकी अपनी पार्टी के पास में सच बहुमत उतनी नहीं थी जितनी की जरूरत थी और ऐसे में इनको जरूरत पड़ी थी एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की। समझिएगा मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। जो एनडीपी है, इस एनडीपी के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा सा संकेत करूं तो जानते हैं ये जो एनडीपी है यह प्रो खालिस्तानी है। प्रो खालिस्तानी, यदि आपको अक्षर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, लेकिन यहां पर मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आप समझिएगा, प्रो खालिस्तानी। ठीक है जी, कलर का डिफरेंस हो सकता है कि आपको देखने में स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं कलर अभी चेंज कर दूंगा। तो प्रो खालिस्तानी के तौर पर ये जो पार्टी है जानी जाती थी और इस कारण से जस्टिन ट्रूडो कोशिश करते थे कि इसके माध्यम से जब हमें समर्थन मिल रहा है, जब हमें अपनी सत्ता बचाने का मौका मिल रहा है तो इनकी बातों को भी हमें मानना चाहिए। और ऐसे में खालिस्तानी समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अगेंस्ट में जुलूस की स्थितियां वहां पर देखी जाती थी, विरोध प्रदर्शन किए जाते थे और तमाम तरीके की जो बातें हैं भारत के अगेंस्ट में वो देखने को मिलती थी और भारत के द्वारा निरंतर इसकी आलोचना भी की जाती रही। ध्यान रखिएगा कि 2020 के समय में जबकि भारत में किसानों से संबंधित कुछ जो कानून लाए गए थे सरकार के द्वारा और उस कानून का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर जब देखा गया था तो एट दैट टाइम ऑल्सो भारत के इन किसानों का समर्थन करने के लिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तौर पर कनाडा के माध्यम से कई बार जो वक्तव्य है वो जाहिर किया गया था और एक तरीके से प्रोवोकेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं वो जारी किए जाते थे। प्रोवोकेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई भड़काऊ बातें कही जाती थी जिसके चलते भारत में एक अशांति का वातावरण बने और इससे भारत को नुकसान हो। भारत इसके आधार पर कनाडा की गतिविधियों की आलोचना भी करता रहा। इसके बाद 2023 में एक ऐसी घटना घटी कनाडा में जिसको लेकर के भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत के ही सरकारी गतिविधियों के माध्यम से, सरकारी कर्मचारी या सरकार के किसी व्यक्ति के माध्यम से एक हत्या को अंजाम दिया गया हरदीप सिंह निज्जर के संदर्भ में। और देन आफ्टर जो भारत और कनाडा के बीच में राजनैतिक तनाव है वो लगातार बढ़ता ही चला गया और उसके बाद जो संबंध है वो धीरे धीरे रसातल में जाना शुरू हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से बीते कुछ समय में कनाडा के द्वारा भारत के कई सारे राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर कर दिया गया कनाडा से और भारत के द्वारा भी कुछ इस तरीके की गतिविधियां बाद में अंजाम दी गई, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो ये संबंध है वो बिखरता हुआ दिखने लगा। तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों यहाँ पर भारत और कनाडा के बीच के संपर्क और संबंध के संदर्भ में जो एक नकारात्मकता की स्थिति है उसके संदर्भ में अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ऐसे में भारत को कनाडा के साथ संबंध एकदम तोड़ देना चाहिए?
क्या भारत की विदेश नीति यह कहती है? तो जी नहीं। भारत अपनी विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इस बात को महत्व देता है कि हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो हमारे देश से बाहर ही क्यों न रह रहे हों, हम उसके लिए हर स्तर पर कोशिश करें ताकि उनको किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत ना हो। भारत से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जाकर के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, और साथ ही लोग वहाँ पर नौकरी, व्यवसाय आदि में भी जुड़े हुए हैं। यानी कि भारतीय डायस्पोरा बहुत बड़े पैमाने पर कनाडा में लंबे समय से रह रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या भारत कनाडा के साथ अपना संबंध बनाए नहीं रखना चाहेगा? क्या भारत की विदेश नीति तोड़ने पर विश्वास रखती है या फिर जोड़ने पर और जुटने पर विश्वास रखती है? तो यहाँ पर यह कहने की जरूरत नहीं कि भारत की जो विदेश नीति है वह जुटने और जोड़ने को महत्व देती है। तो इन सभी वस्तु स्थितियों को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता हो जाती है। साथ ही भारत ने हमेशा से कनाडा के साथ अपने संबंध में आर्थिक, राजनयिक और जो सांस्कृतिक पहलू है उसे महत्व दिया है। राजनयिक स्तर पर जो बातें हम लोगों ने की वो तो है ही, साथ ही आर्थिक स्तर पर भी बीते कुछ समय से जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखी जा रही थी, ऐसे में वर्ष 2008-9 के आसपास से जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मद्देनजर गतिविधियां चल रही थी, इसको लेकर के जो लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसमें भी एक ठहराव की स्थिति देखी जा रही थी। ऐसे में जो आर्थिक संपर्क और संबंध है, इसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा जो सांस्कृतिक स्तर पर जो आपसी जो संपर्क था उसे भी नुकसान हो रहा था। भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, जनसंपर्क जो है, वह इस दौरान अच्छा रहा होगा या फिर बुरा रहा होगा? ऑब्वियसली बुरा रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी स्थितियां यहाँ पर बीते कुछ समय से हमें दिखने लगी। अब फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा सर ये बताइए कि अब तो ये नए व्यक्ति आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, ये अब पदभार ग्रहण करेंगे, अब क्या लगता है, क्या अब भारत बीती बातों को भूल जाना चाहेगा या फिर भारत अभी भी उन बातों के हिसाब से ही जो संबंध है उसे आगे बढ़ाता रहेगा? देखो यार, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन में हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, और ये परिवर्तन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई भी देश किसी भी देश के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करता है जिसके चलते पूर्णतः जो संबंध है वो टूट ही जाए। एब्सोल्युटली रिलेशनशिप टूटना या एब्सोल्युटली रिलेशनशिप बनना, ये दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशन में मायने नहीं रखता है। एब्सोल्यूट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? एक सीमा तक जहां तक संबंध बनाए रखने की संभावना है, भारत आज भी इसकी तलाश में है। अब हम यहां पर थोड़ा सा बातचीत करें कि साहब जब नए पीएम आए हैं, है ना, नए पीएम साहब जब यहां पर कनाडा में आए हैं तो उनकी क्या वरीयताएं हैं, वो किन किन बातों को महत्व देना चाहेंगे? देखो यहां पर जब हम हाल के समय की गतिविधियों को देखते हैं तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कनाडा और यूएसए के बीच में तनाव की स्थिति देखेगी, हाँ या ना? यूएसए ने तो यहां तक कह दिया कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना लेना चाहेंगे। यूएसए ने कनाडा के अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ा करके लगाने की बात कही। ये सारी स्थितियां हम लोगों ने देखी। ऐसे में अब जो नए प्रधानमंत्री साहब हैं, इनका पहले से ही कहना है, और इनफैक्ट इन्होंने अपने चुनाव रैलियों में भी इस बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा कि हम कनाडा की संप्रभुता और कनाडा की एकता के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अमेरिका कैसे कह सकता है कि हम कनाडा को 51वां राज्य बना लेंगे? कैसे कह सकता है? कनाडा अपने आप में एक संप्रभु देश है, सोवरेन कंट्री है, और इस लिहाज से हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि कनाडा हमेशा अपनी संप्रभुता का सम्मान करता रहे। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो तनाव की स्थिति रही है, उस तनाव की स्थिति के मद्देनजर जो नए प्रधानमंत्री साहब होंगे वो कनाडा को अपनी संप्रभुता के मद्देनजर और अधिक महत्व देना चाहेंगे। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ
यहाँ पर जब हम बात करते हैं भारत के साथ संबंध को लेकर के, तो इनका यह कहना है कि देखिए अभी तक जो हो चुका उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा आपके साथ बेहतर संबंध हो। अब हम बहुमत में हैं, हम किसी भी ऐसे पार्टी के साथ पक्ष में नहीं है जिसके चलते हमें जो खालिस्तानी समर्थन है उसका हमें साथ देना पड़े। ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इनको अभी अपना बहुमत सिद्ध भी करना पड़ेगा कनाडाई संसद में, तभी जाकर करके जो इनकी सरकार है वो अस्थायी तौर पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसके मद्देनज़र तो यही दिख रहा है कि भारत के साथ कनाडा के नए प्रधानमंत्री का एक सकारात्मक रवैया आगे आने वाले समय में दिख सकता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये चाहते हैं कि भारत के साथ जो सेपा को लेकर के लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है इसको हम जल्द से जल्द निपटाएं और भारत और कनाडा अपने आर्थिक संबंध में और अधिक नज़दीकी लाएं। साथ ही यहाँ पर एक और एंगल जो है वो भारत के साथ कनाडा के नज़दीकी संबंध को आगे आने वाले समय में मजबूत कर सकता है, जबकि शिक्षा के स्तर पर, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तर पर, जबकि ग्रीन एनर्जी के स्तर पर ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने संबंध को और बेहतर से बेहतर बनाए। क्यों? क्योंकि कनाडा के कंटेक्स्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन कनाडा को इन मामलों में अपने अधीन लाना चाहते हैं और कनाडा कतई नहीं चाहता कि हम इन देशों के अधीन रहें। ऐसे में भारत जैसे देश के साथ यदि कनाडा को सहयोग मिलता है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो फिर कहने वाली बात ही क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों, यहाँ पर कनाडा और भारत के नए सकारात्मक संबंध को इंडिकेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो नया संबंधों का जो ताना बाना है वह आगे आने वाले समय में दिख सकता है। इससे निश्चित तौर पर भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ जो जनसंपर्क की स्थिति है, जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है इन दोनों देशों को, उसको बनाए रखने की, उसको स्थापित करने की, उसको आगे बढ़ाने की जो स्थिति है उसको ये दोनों ही देश महत्व दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से इस चर्चा के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत और कनाडा आगे आने वाले समय में अपने संबंधों को और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहेंगे और इससे इन दोनों देशों के बीच का जो बीता हुआ समय है वो और समाप्त होता चला जाएगा और आगे आने वाले समय में इनके बीच की जो नज़दीकी है और बेहतर होते चली जाएगी। ठीक है जी। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर विराम देंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी यदि भारत और कनाडा के बीच के संबंध को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इस टॉपिक के माध्यम से, इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको जानकारियां दी, कंटेंट आपको बताया, उसके जरिए आप शानदार उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत और कनाडा के बीच में राइट नाउ सेपा पर साइन नहीं हुआ है। नेगोशिएशंस का दौर पहले चल रहा था लेकिन बाद में वह रुक गया था। अब इसे और अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं, कई बार इसको लेकर के पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपने जीएस के संपूर्ण सिलेबस को कवर करें तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 30 अप्रैल तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप इसमें एडमिशन लेते हुए अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।